Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 2 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering 5th semester students. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 2 and week number 2. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चरल कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है। कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी, वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है। तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। So in our today's class we are going to discuss about the fresh properties of concrete के concrete को जब हम fresh state के अंदर mix करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी important properties हैं, उनको हम किस तरह से consider करते हैं, treat करते हैं। जो आपने 1:4 या 1:1.53 के जो रेशो सुने थे कि 1 is the cement, 1.5 और 2 is the fine aggregate and 3 and 4 is the coarse aggregate, उसके हिसाब से हम water cement रेशो चूज करते हैं। और एक हमारे पास जो एक मिक्स डिज़ाइन बन जाता है, उसी मिक्स डिज़ाइन के अंदर हम पानी का कंटेंट चूज करके मिक्सर के अंदर डाल के हम एक मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मटेरियल या कंक्रीट हमारा प्रिपेयर होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम उसकी फ्रेश प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंक्रीट की फ्रेश कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं को आज हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कंक्रीट की कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी बेसिकली इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट। उसके लिए हम स्लम को टेस्ट या स्लम टेस्ट जो है वो स्लम कॉन टेस्ट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसका डिज़ाइन प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी के लिए हम फ्लो टेस्ट भी आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करते हैं कि फ्लो टेस्ट से भी हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। ये भी हमने इसका डिज़ाइन प्रोसीजर वगैरह भी डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद हम बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट और कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए दूसरे टेस्ट कौन कौन से हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, उनको हमने फाइंड आउट करना है या उनको डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद कंक्रीट वर्केबिलिटी होती क्या है ये भी हमने स्टडी करनी है। डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट क्या क्या हैं कि कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और हनी कॉम्बिंग वगैरह किस तरह से अपीयर होते हैं, या क्या उनके डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी परफॉर्मेंस या कंक्रीट की परफॉर्मेंस को ओवरऑल अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर ऑन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के वर्केबिलिटी, मिक्सचर की वर्केबिलिटी टाइम एंड टेम्परेचर के हिसाब से किस तरह से अफेक्ट होती है। ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एज ए इंजीनियर आपको इन तमाम चीज़ों की बेसिक और डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि रियल इंडस्ट्री के अंदर जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे इंजीनियर या हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेस करती है उनके लिए आप कोई ना कोई अपनी तरफ से सजेशंस या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट कि कंक्रीट बेसिकली कोई भी कंक्रीट जब आपसे कहा जाए कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट या हाउ कैन वी डिफाइन अ गुड क्वालिटी कंक्रीट, तो गुड क्वालिटी कंक्रीट के लिए हमारे पास सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है दैट कंक्रीट मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और कंक्रीट की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए कंक्रीट, ताकि उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सेवरल ईयर्स तक वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सके। So the potential strength and durability of a concrete of a given mixed proportion is very dependent on the degree of compaction। कि जब कंक्रीट आप बनाते हो फ्रेश स्टेट के अंदर तो उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं, वॉइड्स हैं, वो रिमूव हो जाएं, कंक्रीट एक स्ट्रॉन्ग मास, कॉम्पैक्टेड मास बन जाए। तो जिस तरह से जितनी उसकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अच्छी होती है उतनी उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है।
It is vital therefore that the consistency of the mix. अब कंसिस्टेंसी बेसिकली इज द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी के तमाम मटेरियल, जैसे आपने पानी ऐड कर दिया, तमाम मटेरियल जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि कहीं पे पत्थर आपके कोर्स एग्रीगेट सेपरेट खड़े हैं, फाइन एग्रीगेट सेपरेट है, सीमेंट एक मिक्स में एक एज के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, दूसरे एज के ऊपर सीमेंट का कंटेंट कम है, पानी एक एज के ऊपर बहुत ज़्यादा है, यानी कि वर्कबल मिक्सचर बन चुका है, दूसरे एज पे मटीरियल जो है वो ड्राई पड़ा है। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली इज द यूनिफॉर्मिटी के तमाम मटेरियल यूनिफॉर्मली मिक्स हो, और इस तरह से मिक्स हो ताकि जब आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करें, ट्रांसपोर्टेशन इज अ पॉइंट या इज अ process in which we prepare the concrete and we shift it from preparing place to the जो उसकी लोकेशन है जहां पे आपने फिल करना है, तो उसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजीली प्लेस कर सकें, लगा सकें, इजीली उसके सरफेस को फिनिश कर सकें sufficiently early enough to attain the expected strength and durability। यानी कंक्रीट जो है वो प्रॉपर मिक्सचर बना हुआ होना चाहिए ताकि इजीली आप उसको ट्रांसपोर्ट करें, प्लेस करें, फिनिश करें और उसको लगा सकें, और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो बरकरार रह सके और ड्यूरेबिलिटी भी बरकरार रह सके। So the significance, first 48 hours are very very important for the performance of concrete। कि कंक्रीट जितना पहले 48 घंटों में सेंसिटिव होता है, उसी तरह से कंक्रीट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उन 48 घंटों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि कंक्रीट इज बेसिकली इन अ फ्रेश स्टेट, कंक्रीट इज लाइक अ स्मॉल बेबी। जो एक छोटा बच्चा होता है, अगर उस बच्चे के लिए जो आप एहतियातें बरतते हो, उसको आपने गर्मी के अंदर नहीं जाने देना, अगर वो बाहर घूम रहा है तो उसको चप्पल पहनानी है, जूते पहनाने हैं ताकि उसका जो पाँव ना जल जाए धूप में, कहीं घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं खुली हुई हैं तो आप एहतियात करते हैं, ओवन चल रहा है, गैस सिलेंडर हैं, सारी चीज़ें। तो जो गंदा पानी ना पी ले, जो नमकीनात वाला पानी है वो ना पी ले, गंदा कोई फूड वगैरह खा ना ले कोई चीज़ उठा के। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने लिए या अपने एक घर के बच्चे के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप कंसीडर करते हो, वही प्रिकॉशनरी मेजर्स फर्स्ट 48 आवर्स में आपने कंक्रीट के लिए भी कंसीडर करना है। सो इट कंट्रोल्स, अगर वो 48 आवर्स आपने कंक्रीट को संभाल लिया तो इट विल कंट्रोल द लॉन्ग टर्म बिहेवियर, इन्फ्लुएंस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्रीप एंड श्रिंकेज एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। अगर वो 48 घंटे आपने सेंसिटिवली कंक्रीट को कंट्रोल किया तो आपके कंक्रीट की ओवरऑल लाइफ, overall behavior, overall strength, overall modes of elasticity, overall creep, overall shrinkage and overall durability को control कर लिया। तो concrete के fresh state के अंदर it is very sensitive and we have to be very very careful to maintain its strength and durability। So fresh properties के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं elasticity and strength of concrete को, कि modes of elasticity और strength क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कंक्रीट की लाइफ में या कंक्रीट के एक प्रोडक्ट के अंदर। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज बेसिकली आर द मेजरमेंट ऑफ अ कंक्रीट टू रेजिस्ट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। कि जैसे हम इलास्टिक, एक रबड़ को हम इलास्टिक मटेरियल ट्रीट करते हैं, क्योंकि रबड़ के ऊपर जैसे आप लोड अप्लाई करते हो एक डिफॉर्मेशन आती है, और डिफॉर्मेशन के बाद जैसे लोड हम रिमूव करते हैं तो कंक्रीट या रबड़ जो है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कंक्रीट के अंदर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है कि जैसे ही स्ट्रेसेस अप्लाई होती हैं तो स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं स्ट्रेन के, कि स्ट्रेसेस अप्लाई हुई, डिफॉर्मेशन आई, और जैसे स्ट्रेसेस रिमूव हुई, डिफॉर्मेशन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सो द स्ट्रेंथ यूजुअली रेफर्स टू अ मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ गिवन काइंड ऑफ सैंपल कैन कैरी। कि स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस, कि कितनी अल्टीमेट कैपेसिटी वो मेंबर जो है वो हैंडल कर सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एज अ स्ट्रेंथ से। So understanding these properties and how they are measured is essential for anyone wishing to use these materials। कि कोई भी बंदा कंक्रीट को ट्रीट करना चाहता है, कंक्रीट को हैंडल करना चाहता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी को और स्ट्रेंथ को। कि स्ट्रेंथ एक मैक्सिमम अलोएबल वैल्यू या मैक्सिमम एक स्ट्रेस है, वो मटेरियल कितना हैंडल कर सकता है। तो किसी भी मटेरियल के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। So in terms of concrete we have several properties। के फ्रेश प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हम स्लम्प का टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए। फ्लो का टेस्ट भी हम ऑब्टेन करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं कंक्रीट की फ्रेश प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद है वर्केबिलिटी।
वर्केबिलिटी के लिए हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट भी यूज करते हैं और वेबे कंसिस्टेंट या वेबे टाइम रेजिस्टेंट टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज अगेन अ प्रॉपर्टी टू मेजर द फ्रेश स्टेट ऑफ कंक्रीट, कि फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। और फाइनली वी हैव अ ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग जो है एक वाटर है, या वाटर जब ऐड हो जाता है कंक्रीट को हम कंपैक्शन करते हैं तो कंपैक्शन से जो पानी है वो बेसिकली बबल्स के फॉर्म में टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि कोई भी किले है, उस किले को अपने पानी के साथ मिक्स करके उसको अगर आप अपने हाथ से उसको प्रेस करते हो टॉप सरफेस के ऊपर टू एंड फ्रो यानी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर, तो उसका टॉप सरफेस के ऊपर पानी की एक शाइनी लेयर अपीयर हो जाती है जिसको हम ब्लीडिंग कंसीडर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या एक इंपॉर्टेंस वैल्यू रखती हैं, इनको हमने आज वाले लेक्चर के अंदर हमने वन बाय वन इन तमाम चीजों को डिस्कस करना है। सो नाउ वी हैव अ कंक्रीट कंसिस्टेंसी। So concrete consistency basically is the fluidity of a concrete, कि concrete कितना flow करता है, uniform material हो और fluidity उसके अंदर बरकरार रहे एक uniformity के साथ। So consistency or fluidity of a concrete is an important component of workability and refers in a way to the wetness of the concrete, कि concrete overall कितना गीला है और फ्लूइड यानी कि पानी की तरह वो किस तरह से बहता है। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट रिसर्चर्स अपने स्टाइल से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो इस तरह से ना हो कि आधा मटेरियल जो आपने प्रॉपर मिक्स बनाया पूरा, आधा मटेरियल ड्राई पड़ा है, आधा मटेरियल जो है वो पानी की तरह फ्लो कर रहा है, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली इज अ यूनिफॉर्मिटी विद अ प्रॉपर फ्लूइडिटी ऑफ अ कंक्रीट। उसके बाद ये एक वर्कबिलिटी को चेक करने का एक पैरामीटर है जिसके अंदर हम कंक्रीट की ओवरऑल वेटनेस को चेक करते हैं कि कितना गीला है और कितना सूखा हुआ है। However, it must not be assumed that the wetter the mix, the more workable it is. ये जरूरी नहीं है कि जितना आपने कंक्रीट के अंदर पानी ऐड कर दिया और कंक्रीट जो है वो सारा गीला है लेकिन जो है वो वर्केबल कंक्रीट कहलाएगा, नहीं। So if a mix is too wet, segregation may occur with the resulting honeycombing, excessive bleeding and sand streaking on the form surfaces. कि अगर आपने पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया कंक्रीट के अंदर या कंक्रीट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, तो जब आप उसको अप्लाई करते हो किसी भी फॉर्मवर्क के अंदर फिल कर देते हैं, हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, उस वक्त हमारे सरफेस के ऊपर जो है वो सेग्रीगेशन भी अपीयर हो सकती है, हनी कॉम्बिंग भी अपीयर हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है और सैंड पार्टिकल जो है वो सेपरेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जब हमने इसको फॉर्मवर्क के अंदर फिल किया तो यहाँ पे आपको बड़े एग्रीगेट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि कंक्रीट का जो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स थे वो सीमेंट पेस्ट के साथ फ्लो कर गए हैं। तो ये आपका बेसिकली हनी कॉम्बिंग कहलाता है जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो गए हैं। तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी ऐड करना इज द सोल्यूशन, नहीं। पानी जो है वो डेंजरस है स्ट्रेंथ के हवाले से। ऑलवेज एक चीज हमेशा याद रखें कि वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंक्रीट के अंदर जितना आप पानी का ज्यादा ऐड करोगे, यानी कि वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, यानी कि पानी आप जितना ऐड करोगे कंक्रीट उतना वर्केबल बनेगा। बट वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, कि अगर आप पानी ज्यादा ऐड करोगे तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगी। ये वाटर की बात हो रही है, वर्केबिलिटी विद वाटर। तो ये दोनों चीजें जो है वो कांस्टेंट हैं और दोनों चीजें जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कंक्रीट की लाइफ के अंदर। अब पहले केस के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर हम बहुत ज्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो कंक्रीट के अंदर अगेन सेग्रीगेशन भी होती है, अगेन जो चांसेस हैं हनी कॉम्बिंग के, ब्लीडिंग के, वो चांसेस ज्यादा डेवलप होते हैं। लेकिन अगर एक दूसरी पहलू इसका यह है कि अगर हम मटेरियल को ड्राई छोड़ देते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं करते, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको लगाना, कॉम्पैक्ट करना, और वहां पे भी सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर सम केसेस के अंदर आप जो है वो मटेरियल या पार्टिकल्स जो है वो कोहेसिवनेस या उसके दरमियान जो अट्रैक्शन एबिलिटी होती है वो भी मटेरियल जो है वो लूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो वाइड सरफेसेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है जब हमारे पास ड्राई मिक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का जो अमाउंट है वो हमने ऐड नहीं किया था, वर्केबल कंक्रीट नहीं था, तो उस केस के अंदर भी सेग्रीगेशन और जो है हमारे पास जो है हनी कॉम्बिंग वगैरह के चांसेस अपीयर हो सकते हैं।
So to measure the consistency, we have three different ways to determine the consistency of a fresh concrete. कि तीन different ways हैं जिससे आप concrete की consistency को check करते हो. Number one is the slump test, and second is the flow test, and third is the ball penetration test. ये तीनों टेस्ट जो है वो हम लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म भी करते हैं ताकि कंक्रीट की जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी को चेक किया जाए. कंसिस्टेंसी इज समहाउ कनेक्टेड विद द वर्केबिलिटी, कि अगर मिक्स अच्छा है, कंसिस्टेंट मिक्स है, तो वर्केबिलिटी भी अच्छी रिजेंबल करवा सकता है, शो करवा सकता है. तो स्लम्प टेस्ट, flow test and the ball penetration test, these are the three ways to measure the consistency of the concrete. So now we have a slump test. What is slump test basically? A slump test is a method used to determine the consistency of a concrete. The consistency or the stiffness indicates how much water has been used in the mix. कि टोटल पानी का सब्सटीट्यूएंट या एज अ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल वाटर आपने कितना ऐड किया है कंक्रीट के अंदर एक मिक्स बनाने के लिए, और ओवरऑल मटेरियल जो है वो वेट मटेरियल है, स्टिफर मटेरियल है, ड्राई मटेरियल है, तो जो ओवरऑल स्टिफनेस है या कंसिस्टेंसी है मटेरियल की वो रिजेंबल कराता है स्लम्प टेस्ट में. द स्टिफनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स शुड बी मेज्ड टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि ओवरऑल जो क्वालिटी है मटेरियल की उन स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना जरूरी है हमारे लिए. स्लम्प इज द मेजरमेंट्स ऑफ कंक्रीट्स वर्केबिलिटी और फ्लूइडिटी, कि कंसिस्टेंसी के बाद स्लम्प जो है वो वर्केबिलिटी और फ्लूइडिटी को मेजर करता है. इट्स एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस, कि ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को और स्टिफनेस को मेजर करने के लिए, कि कंक्रीट ओवरऑल यूनिफॉर्म मटेरियल है या नहीं, स्टिफर मटेरियल है या वेटी मटेरियल है, पानी बहुत ज्यादा है या वेट एक सब्सटेंस है. जिस तरह से हम कहते हैं ना पानी की तरफ फ्लो करना, तो एक पानी की तरफ फ्लो कर रहा है या ड्राई है लेकिन पूरा गीला है, तो दोनों चीजों में फर्क है. जब आप ये लैब के अंदर परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वहां पे सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड स्लम्प टेस्ट? स्लम्प टेस्ट रिजल्ट इज अ मेजर ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंपैक्टेड इन्वर्टेड कोन, जिसके अंदर हम एक इन्वर्टेड कोन रखते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं 3 लेयर्स के अंदर, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब हम कोन को उठाते हैं तो कंक्रीट अपने आप ग्रेविटी अपने लोड की वजह से एक वेटनेस को शो कराता है, एक फ्लूइडिटी को शो कराता है, जो कि उस फ्लूइडिटी के अंदर या उस अपने एक्शन या अपने वेट की वजह से जो फ्लो कर रहा है कंक्रीट, उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कंक्रीट जो है वो कितना वेट है या कितना ड्राई है. तो स्लम्प के लिए जो अपरेटस हमें चाहिए, बेसिकली हमें एक स्लम्प कोन चाहिए होता है, इन्वर्टेड स्लम्प कोन, जिसको हम फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन भी कहते हैं, जिसका हाइट जो है वो 12 इंच या 300 मिलीमीटर होती है, बेस जो है वो 8 इंच ओपनिंग होती है, और टॉप सरफेस जो है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर या 4 इंचेस की ओपनिंग होती है, टॉप ओपन ऊपर वाला जो सरफेस है. तो यहाँ पे स्केल, हमें एक स्केल चाहिए मेजरमेंट के लिए, टेम्पिंग रॉड चाहिए जिससे हम जो है वो कंपैक्शन करते हैं. टेम्पिंग रॉड के डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है या हाइट होती है, और 15 मिलीमीटर की एक रॉड होती है जिससे हम टेम्पिंग या जो है वो उसको कंपैक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो इसका प्रोसीजर डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्लम्प टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक बेस बनाते हैं, स्मूथ सरफेस बनाते हैं. स्मूथ सरफेस के ऊपर हम जो कोन था और रॉड है और स्केल है, ये तीनों इक्विपमेंट हम वहां पे रख लेते हैं. जो कोन है उसको पहले से थोड़ा सा अंदर वाला जो सरफेस है उसको हम गीला कर देते हैं पानी अप्लाई करके. उसके बाद हमने कोन को रखा और फ्रेश कंक्रीट को जो मिक्सर के जरिए से जो हम मिक्स कर रहे थे वहां से हमने उठाया और 3 लेयर्स के अंदर हमने फिल करना है. 3 लेयर्स के अंदर आपने सिलेंडर को या कोन को फिल करना है. हर लेयर जो है उसको आपने 25 टाइम्स जो रॉड है उससे टेम्पिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि जो मटेरियल है वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो जाए, जो कोन के अंदर कॉर्नर्स हैं उनके अंदर मटेरियल पूरा जो है वो फिल हो जाए. उसके बाद एक लेयर को कंपैक्ट करने के बाद हम दोबारा जो है वो सेकंड लेयर भरते हैं और दोबारा से जो है वो कंपैक्शन अप्लाई करते हैं 25 टाइम्स अगेन. उसके बाद थर्ड टाइम हम उसको फुल कर देते हैं और अगेन जो है वो 25 टाइम्स हम टेम्पिंग रॉड के जरिए उसको कंपैक्ट करते हैं. जब कंपैक्ट हो जाता है तो टॉप सरफेस को हम फिनिश कर लेते हैं. फिनिश करने के बाद हम उसको आराम से, ताकि जो है वो कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई ना हो कोन के ऊपर, हम आराम से उसको जो है उसकी साइडें वगैरह साफ करने के बाद हम उसको पिक करते हैं, ऊपर उठाते हैं. जैसे आप ऊपर उठाते हो कोन को तो कंक्रीट अपने वजन की वजह से वो फ्लो करने की कोशिश करता है, बहने की कोशिश करता है. तो जब आपने कंक्रीट को पहले बहने दिया, उसके बाद जो इन्वर्टेड कोन था आपका, उसको जो आपने कंक्रीट का कोन बनाया था
उसके साथ रख के एक टेम्पिंग रॉड उसके ऊपर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखने के बाद हम उसकी हाइट मेजर करते हैं कि कितनी हाइट जो है वो ड्रॉप हुई। दिस ड्रॉप इन हाइट बेसिकली इज नोन एज अ स्लंप हाइट, और यहाँ से हम स्लंप की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट फॉलो होता है। जब आप लैब के दौरान इसको टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो मजीद आप जब अपने हाथों से इस चीज़ को करोगे तो होल लाइफ के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगी और अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जब आप इसको इन्वर्टेड कोन को रखते हैं और टेम्पिंग रॉड को आपने साइड में रखा और एक हाइट मेजर की, सो दिस हाइट ड्रॉप इन हाइट बेसिकली इज नोन एज अ स्लंप हाइट, जिसको हम स्लंप टेस्ट या स्लंप वैल्यू कंसीडर करते हैं, और इसको हम वर्केबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं। तो what are the precautions during the performance of a slump test in order to reduce the influence of on slump of the variation in the surface friction? The inside of the mold and its base should be moistened at the beginning. जैसे मैंने बताया कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसके सरफेस को अंदर से जो है वो मोल्ड को हम या बेस जो थी दोनों को हम गीला कर देते हैं, ताकि जो हमारी मटेरियल है जब हम कोन को ऊपर उठाते हैं तो उसके साथ मटेरियल चिपक ना जाए। तो ये आपने जो है वो एक बेहतर तरीका होता है कि हम जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह को भी फॉलो करते हैं। उसके बाद जब आप हाइट रिकॉर्ड कर रहे होते हो, कोन को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आराम से उठाना है ताकि कोन की कोई भी साइड जो है वो आपके अंदर मटेरियल को ना लगे, जिसकी वजह से उसकी साइड जो है वो ड्रॉप हो जाए या उसके अंदर कोई फेल्यूर अपीयर हो। तो ये प्रिकॉशंस हैं और यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर इसका प्रोसीजर को होते हुए देख भी सकते हैं। जब हमने स्लम्प टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो स्लम्प के टेस्ट जब आपने कोन को ऊपर उठाया तो कंक्रीट के अंदर जो फ्लो है वो तीन तरह से जो है वो कंक्रीट फ्लो कर सकता है। नंबर वन, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्लम्प, उनको हम टाइप्स ऑफ स्लम्प भी कंसीडर करते हैं। द स्लम्प्ड कंक्रीट टेक्स वेरियस शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ स्लम्प्ड कंक्रीट द स्लम्प इज टर्म्ड एज कोलैप्स स्लम्प, shear slump and true slump। कि जब भी आप shear टेस्ट परफॉर्म करते हो तो हमारे पास तीन चीजें आ रही होती हैं, या तो पूरा का पूरा जो कंक्रीट आपका अच्छे तरीके से मिक्स था, वेट कंक्रीट था, जैसे आपने कोन उठाया कंक्रीट पूरा का पूरा फैल जाता है चारों डायरेक्शंस के अंदर, जिसको हम कोलैप्स स्लम्प कंसीडर करते हैं। उसके बाद या तो जब आप कोन को उठाते हो तो पूरी एक साइड जो है वो कोन की टूट जाती है फ्रेश कंक्रीट की, और बाकी जो साइड है वो आपकी खड़ी रहती है। सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो दिस टाइप बेसिकली इज नोन एज अ shear slump। और थर्ड के अंदर कोन आपका कंप्लीट का कंप्लीट बना हुआ होता है, लेकिन उसकी साइड्स थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाती हैं और उसी हाइट में वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्रू स्लम्प, और ये ट्रू स्लम्प बेसिकली कहलाता है। तो ये तीन टाइप्स हो गए, कोलैप्स स्लम्प, shear slump एंड ट्रू स्लम्प। ये जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इनमें से कोई भी एक कैटेगरी जो है वो हमारे पास आ रही होती है और उसको हम नोट आउट करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर स्लम्प की वैल्यू फॉल कर रही है। यहाँ पे दी जो तीन टाइप हमने डिस्कस किए वो तीनों टाइप यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं कि कोलैप्स स्लम्प बेसिकली क्या करता है कि जनरली जब मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा वेटी मटेरियल होता है, पानी का सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है, उस केस के अंदर पूरा का पूरा जो कोलैप्स है स्लम्प जो है वो पूरा का पूरा कोन आपका फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम कोलैप्स स्लम्प कंसीडर करते हैं। shear स्लम्प के अंदर कोई एक साइड जो है वो टूट जाती है, जैसे मैंने डिस्कस किया, आपको तस्वीरें भी दिखाई, और ट्रू स्लम्प के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट जो कोन है वो सेटल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी साइड्स जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ मोटा हो जाता है, निकल जाती हैं। तो दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्रू स्लम्प। ये तमाम डिटेल्स के अंदर ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको वर्बल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मजीद अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज करती है, नहीं समझ में आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ यूजेस ऑफ स्लम्प टेस्ट। स्लम्प बेसिकली जो है वो जब आपके पास जहाँ पे भी आप साइट पे काम करते हो, ये एक इजी मेथड है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। जो मेजर यूजेस द स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी फॉर डिफरेंट बैचेस। जब आप कंक्रीट साइट के ऊपर लगा रहे होते हो किसी भी छत के लिए, किसी भी मेंबर्स के लिए, तो वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में कंक्रीट बन रही होती है डिफरेंट ट्रायल्स के अंदर। ट्रायल कहने का मकसद कि एक के ऊपर एक बैच बनता जा रहा होता है, या कंटिन्यूअस एक फ्लो ऑफ कंक्रीट आ रही होती है। तो ये इजी और क्विक मेथड है जिसके जरिए से हम कंटिन्यूअसली डिफरेंट बैचेस के दरमियान जो कंसिस्टेंसी है उसको हम चेक कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज वेरी यूजफुल इवन ऑन साइट टू चेक द डे टू डे एंड आवर टू आवर वेरिएशन इन द मटेरियल्स। क्या आप इस मेथड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं
रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, इवन अवर एक हर एक घंटे के बाद भी, हर दिन के बाद भी। तो ये इजी मेथड है जिससे आप ओवरऑल मटेरियल्स की क्वालिटी वगैरह को असेस करते हैं, कंक्रीट के मटेरियल्स को। अदर काज वुड बी चेंज इन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। समटाइम्स हमारे पास एक एग्रीगेट का जो ट्रक आया था वो एक साइड से था, या एक आप क्रशिंग प्लांट से मंगवाया था, दूसरा क्रशिंग एग्रीगेट जो है वो दूसरी जगह से था। तो वहां पे आपने जब एक एक कंक्रीट अलग अलग जगहों से मंगवाया तो ये टेस्ट आपको एक आइडेंटिफाई करता है कि इस साइज के या इस टाइप के एग्रीगेट के लिए क्या स्लम की वैल्यू आ रही है और इस टाइप के एग्रीगेट के लिए स्लम की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगेन एक डिफरेंस भी मिल जाता है हमें। सो टू हाई और टू लो स्लम वैल्यू, slum gives immediate warning and enables the mixer operator to remedy the situation। कि sometimes उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि स्लम की वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम वहीं पे फ़ौरन जो है वो कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन या अल्टरनेट रेमेडियल मेजर कोई अप्लाई करके हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं कंक्रीट की ओवरऑल क्वालिटी को। दिस एप्लीकेशन ऑफ स्लम टेस्ट एज वेल एज इट्स सिंप्लिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वाइड स्प्रेड यूज। कि ये एक सिंपल तरीका है, सिंपलेस्ट मेथड है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में साइट के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सक्सेसफुली यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरिजन है स्लम की वैल्यूज का, वर्केबिलिटी का और कंपैक्शन फैक्टर का, और डिफरेंट सुइटेबल लोकेशंस जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कंक्रीट को। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, लेट सपोज हमने पहले स्लम की वैल्यू मेजर की और स्लम की जो हाइट आई वो 0 से लेके 25 मिलीमीटर के दरमियान आई, तो हम वर्केबिलिटी को जब कंपेयर करते हैं तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। और अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर के हिसाब से हम इसका वैल्यू कॉम्पैक्शन फैक्टर का निकालें तो वो हमारे पास 0.78 आता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है वो मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इन मिक्सेस को बेसिकली जो है वो ड्राई मिक्सेस होते हैं, वो वेरी लो वर्केबल मिक्सेस होते हैं, जिनको हम रोड मेकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे आपके पास पावर जो आपका वाइब्रेटिंग पावर है, वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो रोलर्स होते हैं उन रोलर्स वगैरह को हम यूज करते हैं ताकि कंपैक्शन में आसानी हो जाती है। इसी तरह से अगर स्लम्प की वैल्यू 25 से 50 मिलीमीटर है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लो वर्केबल कंक्रीट, और इसका कंपैक्शन फैक्टर जो स्कोर है वो अराउंड 0.85 होता है। और ये मिक्सेस बेसिकली फाउंडेशंस वगैरह के अंदर लाइट रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर, यानी कोई ऐसे मेंबर्स जहां पे रीइंफोर्समेंट बहुत कम लगी हुई है तो उन केसेस के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर स्लम्प की वैल्यू 50 से 100 मिलीमीटर के दरमियान आती है तो इट विल बी कंसीडर एज अ मीडियम वर्केबल कंक्रीट, और जो कंपैक्शन फैक्टर है वो 0.92 आता है। और ये आप नॉर्मली जो है वो नॉर्मल रीइंफोर्स्ड मेंबर्स के अंदर और हर स्ट्रक्चरल मेंबर जहां पे रीइंफोर्समेंट कम है तो वहां पे आप प्रीफरेबली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्लम्प वैल्यू अगर 100 से लेके 175 मिलीमीटर के दरमियान वेरी कर रही है तो उसको हम हाई वर्केबल कंक्रीट कहते हैं, और जिसका कंपैक्शन फैक्टर 0.95 होता है। और यह हाई वर्केबल कंक्रीट है जहां पे आपके डीप सेक्शंस हैं, यानी यूं समझ लें कि आपके पास बहुत ज्यादा कंजेशन है रीइंफोर्समेंट वगैरह की किसी भी मेंबर के अंदर, तो वहां पे आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और स्लम्प की वैल्यू अगर 0 से 20 के दरमियान, ये दूसरी कैटेगरी है, दूसरा टेबल है रिलेशनशिप बिटवीन द कंसिस्टेंसी एंड द स्लम्प वैल्यूज। अगर आपकी वर्केबिलिटी 0 से 20 मिलीमीटर के दरमियान स्लम्प की वैल्यू है तो कंक्रीट विल बी कंसीडर्ड एज अ ड्राई कंसिस्टेंसी कंक्रीट। अगर 20 टू 40 है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टिफ कंक्रीट। अगर 40 टू 120 इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लास्टिक कंक्रीट, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। अगर 120 टू 200 इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेट कंक्रीट, जिसको हम वेट कंसीडर कर रहे हैं। और 200 से 220 मिलीमीटर है तो इट विल बी कंसीडर एज अ स्लॉपी कंक्रीट। तो ये हमारे पास कंसिस्टेंसी स्टेजेस हैं, ड्राई है, स्टिफ है, प्लास्टिक है, वेट है और स्लॉपी है। और वर्केबिलिटी के अंदर हमारे पास वेरी लो वर्केबिलिटी, मीडियम एंड हाई वर्केबिलिटी, तो ये कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी वर्केबिलिटी को बेस्ड ऑन स्लम्प वैल्यूज, एंड वर्केबिलिटी को कंसिस्टेंसी को कैटेगरीज करते हैं बेस्ड ऑन द स्लम्प वैल्यूज आल्सो। तो स्टैंडर्ड्स की बेस के अंदर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये स्लम्प कोन जो है ये टेस्ट बेसिकली आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एएसटीएम, आस्टो, एसीआई भी रिकमेंड करते हैं, और यूरोपियन स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं या यूरो कोड्स हैं ये भी रिकमेंड करते हैं। इनके अंदर ज़्यादातर फ़र्क नहीं है किसी चीज़ का, थोड़ा सा फ़र्क है। जो कोन यूज़ करते हैं वो यूएस वाले जो यूज़ करते हैं वो 12 बाय 12 इंचेस उसकी बॉटम जो है ओपनिंग होती है, और 4 इंचेस जो है वो उसकी टॉप ओपनिंग होती है। और जो ब्रिटिश हैं वो बेसिकली 300 मिलीमीटर उसकी हाइट होती है, 200 का
ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 200 सॉरी बॉटम उसकी ओपनिंग होती है 200 मिलीमीटर की और टॉप ओपनिंग होती है 100 मिलीमीटर की। तो इस वजह से थोड़ा सा कोन के अंदर फर्क है, बाकी जो स्टैंडर्ड्स की रिकमेंडेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर मेथड है, सिमिलर तरीका है, तो कोई खास फर्क नहीं है स्लम टेस्ट के प्रोसीजर को कंपेयर करने में या परफॉर्म करने में। दोनों जो कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं वो यही चीज सजेस्ट करते हैं। सो सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट वी हैव अ फ्लो टेस्ट। अब फ्लो टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, a flow test या flow table test is a method to determine the consistency of a concrete। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ्रेश कंक्रीट जब आपकी ट्रक वगैरह डिलीवर करते हैं साइट के ऊपर, तो इफ अ कंसिस्टेंसी इज नॉट करेक्ट द कंक्रीट विल नॉट हैव द डिजायर्ड क्वालिटीज वंस इट हैज सेट। कि जब आपकी कंक्रीट की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, तो जब आप उसको रियल इंडस्ट्री में रियल फॉर्म वर्क में अप्लाई करते हो तो मटेरियल जो है वो आपका प्रॉपरली फिल नहीं होता, वो डिफरेंट क्रैक्स वगैरह अपीयर करवाता है, और डिफरेंट तरीके से जो है वो जब फाइनली वो सेटल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसकी कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं और वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। अब ये जो गोल आपको नजर आ रहा है, डेफिनेशन, इक्विपमेंट एंड कंडक्टिंग, ये बेसिकली एक प्रोसीजर है कि हम एक प्लेट टेबल होता है, प्लेन टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म होती है। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन का मतलब मटेरियल है, इक्विपमेंट का मतलब जो आपकी एक प्लेट है कंप्लीट, उसके ऊपर आप इस मटेरियल को लाई करते हो, कौन को फिल किया जाता है अगेन 3 लेयर्स के अंदर, और उसको हम जब एंड में रिलीज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी मजीद आगे पिक्चर्स देखते हैं तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ फ्लो टेस्ट के लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या चाहिए। फ्लो टेबल बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एक फ्लो टेबल है विद अ ग्रिप एंड हिंज। इसकी एक हिंज बनी हुई होती है, ये जो ब्लैक कलर की हिंजेस नजर आ रही हैं, ये एक सर्टेन फॉलिंग हाइट है, उस हाइट तक आप उस टेबल को ऊपर उठाओगे और रिलीज कर दोगे, ऊपर उठाओगे और रिलीज कर दोगे, यानी कि ये एक फिक्स हाइट की हुई है, एडजस्ट की हुई है, जिसको हम प्ले कर सकते हैं। और ओवरऑल फ्लो टेबल के जो डायमेंशन है वो 70 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हमें अब्राहम्स कोन चाहिए, जो इसके ऊपर कोन नजर आ रहा है, ये अब्राहम्स कोन कहलाता है, जो कि फ्लो टेस्ट के लिए यूज होता है, जिसका बॉटम जो है वो 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 17 सेंटीमीटर इसका टॉप डाया होता है, और 25 सेंटीमीटर इसके बेस का डाया होता है। उसके बाद हमें वाटर बकेट एंड ब्रूम फॉर वेटिंग द टेबल, एक जैसे हमने पानी अप्लाई किया था स्लम कोन के अंदर, एग्जैक्टली इसी तरह से आपको वाटर बकेट चाहिए, पानी कोई वगैरह किसी भी इक्विपमेंट में ले लो, किसी भी चीज के अंदर ले लो, वो आपने टेबल को भी वेट करना है और इक्विपमेंट्स वगैरह को भी वेट करना है। उसके बाद हमें टेम्पिंग रॉड चाहिए जो कि 60 सेंटीमीटर की हो, 15 मिलीमीटर उसका डाया हो, और स्केल ऑफ द मेजरमेंट चाहिए। तो ये हमें तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जब हम फ्लो टेस्ट वगैरह को परफॉर्म करते हैं। किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टेबल आपको नजर आ रही है, फ्लो टेबल, जिसके ऊपर आपको ये लाल बंदे के हाथ नजर आ रहे हैं, तो इस टेबल के ऊपर हम उसको वेट करते हैं और कोन को वेट कर देते हैं। कोन को और टेबल को वेट करने के बाद कोन को हमने रखा और कंक्रीट को स्लम कोन की तरह ही 3 लेयर्स के अंदर फिल करना है। ईच लेयर को हमने जो है 25 टाइम्स टेम्पिंग रॉड के जरिए उसको कॉम्पैक्ट करना है। सम स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 3 लेयर्स के अंदर फिल करना है, सम कहते हैं कि 2 लेयर्स के अंदर भी, इस मेथड के अंदर 2 लेयर्स भी आप फिल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 2 लेयर्स के अंदर फिल करते हैं, लेट सपोज। तो यहाँ पे फिल करने के बाद हम इसको रिलीज करते हैं। जैसे ही हमने कोन को ऊपर उठा लिया, कोन को उठाने के बाद जो सेकंड पिक्चर है जहाँ पे ये एरो जा रहा है, नजर आ रहा है, तो मटेरियल पूरा जो है आपका ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट या तो खुद ब खुद होता है, या हम क्या करते हैं 25 टाइम्स टेबल को जो है ऊपर उठाते हैं, जो हिंजेस लगे हुए थे, ऊपर उठा के उसको रिलीज करते हैं, ऊपर उठा के रिलीज करते हैं, ऊपर उठा के रिलीज करते हैं। और जैसे ही टेबल आपका सेवरल सेंटीमीटर्स हमने ऊपर उठा के उसको रिलीज किया, तो पूरा जो कंक्रीट का मटेरियल था, वो कोन था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर। जैसे ही सर्कुलर फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आप 6 डिफरेंट लोकेशन से आपको क्रॉसेस नजर आ रही हैं, यानी कि हमने 3 डिफरेंट डायरेक्शन से रीडिंग लेनी है। अगर आप 6 डायरेक्शन यानी एजेस आपको 6 नजर आ रहे हैं, तो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आपने इसका डायामीटर रिकॉर्ड करना है, और डायामीटर जैसे ही रिकॉर्ड हुआ हम उसका एक एवरेज डायामीटर ले लेते हैं। तीनों वैल्यूज को सम करके डिवाइड बाय 3 हमारे पास एवरेज डायामीटर आ जाता है। एवरेज डायामीटर आने के बाद हम फ्लो टेस्ट का फार्मूला यूज करते हैं, जो कि है डायामीटर ऑफ फ्लो। जो एवरेज वैल्यू आपको डायामीटर की मिली, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद एवरेज डायमीटर इन सेंटीमीटर -25
डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने ओवरऑल जो है वो परसेंटेज ले ली। अब अगर ये वैल्यू परसेंटेज की आपकी 0 to 20% आती है तो कंसिस्टेंसी के अंदर हम इसको ड्राई कंसीडर करेंगे। अगर 20 to 60% आती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टिफ, 60 to 100% आती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लास्टिक, 100 to 120 इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेट मिक्स, और 120 to 150% इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्लॉपी। तो ये हमारा जो मेथड है बेसिकली ये ओवरऑल फ्लो टेस्ट मेथड कहलाता है, जिसके जरिए से हम ओवरऑल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे फ्लो टेस्ट के वैल्यूज को कन्वर्ट करना है स्लम वैल्यूज के अंदर, तो कंसिस्टेंसी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें मिला 60 to 100% के दरमियान, और कंसिस्टेंसी में हमारे पास आकी प्लास्टिक स्टेट। तो यहाँ पे जो स्लम का वैल्यू हमने यही टेबल बनाया था, वहां पे आप देखोगे कि प्लास्टिक की जो वैल्यू है उसके ऊपर जो स्लम्प की वैल्यूज गिवन है, तो वहां से आपने प्लास्टिक की जो रेंज है वो 60 to 100 मिलीमीटर थी, तो वो आपके पास 100 मिलीमीटर तक की वर्केबल या स्लम्प वैल्यू आ जाएगी। तो एक मेथड को हम दूसरे मेथड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट और केली बॉल टेस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे केली, जिन्होंने ये बॉल बनाई थी बेसिकली। तो इस बॉल की जो नाम की वजह से, इसके जो साइंटिस्ट के नाम की वजह से ना, इसके नाम जो है वो केली बॉल पड़ गया, और इसको बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहा जाता है। अब हम इसका डिटेल प्रोसीजर वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं। So now we have a ball penetration test or Kelly ball. Definition: another method used in the field and laboratory to measure the consistency of concrete is the ball penetration test as per ASTM C360, which is also known as a Kelly ball test. ये एक method है जो कि field और laboratories वगैरह में use होता है to measure the consistency of concrete, to measure the workability of concrete. Procedure क्या होता है? It is measured या it is performed by measuring the penetration in inches of a 6-inch diameter steel cylinder with a hemispherical shaped bottom weighing 30 pounds. इसका जो बॉल है इसका सेमी स्फेयर होता है, बेसिकली हाफ सर्कुलर स्फेयर होता है। इसका जो इक्विपमेंट जो बना हुआ होता है, इसको हम किसी भी ट्रॉली के ऊपर व्हील बैरो के ऊपर हम रख के इसको इंसर्ट कर देते हैं। अपने अपने वेट के हिसाब से ये खुद पेनिट्रेट होता है, और जितनी डेप्थ ये पेनिट्रेट होता है उसी से हम इसकी जो है वो एक वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। 6 इंच इसका डाया होता है और 30 पाउंड इसका वजन होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन कंक्रीट इन अ हॉपर, बग्गी, व्हील बैरो और अदर सुइटेबल कंटेनर के। किसी भी व्हील बैरो के अंदर आप कंक्रीट को लेके जा रहे हो, बग्गी के अंदर लेके जा रहे हो, किसी भी सुइटेबल कंटेनर के अंदर आप कंक्रीट लेके जा रहे हो, इक्विपमेंट को उठा के ऊपर रखना है, ये पेनिट्रेट करेगा और हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स सिंपलिसिटी एंड रैपिडिटी। ये क्विकेस्ट मेथड है, इसके अंदर कोई भी आपने जो है वो टेम्पिंग रॉड नहीं करनी, कोई कोन नहीं भरना, कोई सरफेस नहीं बनाना, जस्ट इक्विपमेंट है उठा के किसी भी हॉपर व्हील बैरो के ऊपर रखना है और ये पेनिट्रेट करेगा, हमें वहां से इसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। It is also not dependent on the procedure of filling and rodding container like the slump value and the flow test, जिसके अंदर हमने कंटेनर को फिल कर रहे थे, उसको कंपैक्ट भी कर रहे थे। ये किसी भी तरह से ये वाली चीज़ें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर। ये एक रैपिड प्रोसीजर है जिसके अंदर इक्विपमेंट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी व्हील बैरो के ऊपर या कंटेनर के ऊपर। सो नाउ वी हैव व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केली बॉल टेस्ट या पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट बेसिकली जो है ऊपर सरफेस के ऊपर परफॉर्म होता है, जिसको जब हम स्लम्प कोन को ऊपर उठाते हैं, उठाने के बाद एक सर्टेन हाइट उसकी ड्रॉप होती है, वहां से हमें स्लम्प कोन की वैल्यू मिल रही होती है। और पेनिट्रेशन बेसिकली जो है वो इंसर्टेड है, पेनिट्रेशन है कंक्रीट के अंदर, और पेनिट्रेशन की वजह से जो है वो हमें उसका रिकॉर्ड या वैल्यू मिल रही होती है। मजीद डिटेल जो है वो आगे स्लाइड के ऊपर गिवन है, उसको भी आप देख सकते हैं। So now we have what is difference between Kelly ball test या penetration test and slump test. Slump test basically जो है ऊपर सरफेस के ऊपर परफॉर्म होता है, जिसको जब हम स्लम्प कोन को ऊपर उठाते हैं, उठाने के बाद एक सर्टेन हाइट उसकी ड्रॉप होती है, वहां से हमें स्लम्प कोन की वैल्यू मिल रही होती है। और पेनिट्रेशन बेसिकली जो है वो इंसर्टेड है, पेनिट्रेशन है कंक्रीट के अंदर, और पेनिट्रेशन की वजह से जो है वो हमें उसका रिकॉर्ड या वैल्यू मिल रही होती है। मजीद डिटेल जो है वो आगे स्लाइड के ऊपर गिवन है, उसको भी आप देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी। So concrete workability basically is a procedure, yeah, workability basically is a property of fresh concrete which is indicated by the amount of useful internal work required to fully compact the concrete without bleeding and segregation.
कि कंक्रीट जो है, वर्केबिलिटी कहने का मकसद कि कंक्रीट इतना ईज हो कंक्रीट को काम करने में, उसको मिक्स करने में, उसके अंदर जो पानी का या लिक्विड का कंटेंट जब आप ऐड करते हो तो कंक्रीट एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए जो कि इजीली हम उसको मिक्स कर सकें और कॉम्पैक्ट कर सकें विदाउट अफेक्टिंग इट्स डिफेक्ट्स ऑफ द कंक्रीट। जो कि डिफेक्ट कौन से हैं? ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन वगैरह, तो वो चीजें अपीयर ना हो, उसके बगैर हम एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें। So workability is one of the physical parameters of concrete which affects the strength and durability as well as the cost of labor and appearance of the finished product। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप ओवरऑल कंक्रीट की जो परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ्स हैं, ड्यूरेबिलिटी है, लेबर के चार्जेस हैं और ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस है। अगर कंक्रीट आपका अच्छा है तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिल रही होती है, उसके ऊपर आपको प्लास्टरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंक्रीट वर्केबल है तो आपके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने के लिए या उठाने के लिए या मिक्स करने के लिए। So concrete is said to be workable when it is easily placed and compacted homogeneously without bleeding and segregation। ये कंक्रीट जो है वो वर्केबल कंक्रीट कहलाता है जब उसको आप इजीली मिक्स करते हैं, इजीली उसको लगाते हैं, प्लेस करते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं विदाउट एनी डिफेक्ट इन द कंक्रीट। जो कि डिफेक्ट्स कौन से हैं? हनीकॉम्बिंग, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग। तो ये डिफेक्ट्स अपीयर होने के बगैर आप उसको कंक्रीट को प्लेस करते हैं। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ वर्केबल कंक्रीट। अनवर्केबल कंक्रीट के अंदर ऑफ कोर्स आपको एनर्जी ज़्यादा लगती है, बंदे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए। स्टिफर कंक्रीट होता है तो उसके अंदर जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी और बंदे जो है वो लगाए जाते हैं, जिसके अंदर पोर्स और सेग्रीगेशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नाउ वी हैव फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी? कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं? वाटर कंटेंट, अगर पानी का कंटेंट आप ज्यादा ऐड करते हो कंक्रीट के अंदर तो वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ सीमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि सीमेंट का जो कंटेंट अगर आप बढ़ा देते हो कंक्रीट के अंदर तो वर्केबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसकी समहाउ प्रॉपर्टीज भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती है। कौन से टाइप है सीमेंट का, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, जो आपने मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर बेस्ड ऑन सीमेंट के ऊपर जो टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म की थी वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी अफेक्ट कर रही होती हैं ओवरऑल वर्केबिलिटी को। उसके बाद एग्रीगेट की ग्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सीव एनालिसिस है एग्रीगेट की, साइजिंग एग्रीगेट्स की, वो भी आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। नेचर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का शेप कौन सा है, सरफेस टेक्सचर कौन सी है, पोरोसिटी है। पोरस एग्रीगेट समटाइम जो है वो पेस्ट को, आपकी जो पेस्ट होती है सीमेंट की उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके सराउंडिंग में पेस्ट लग जाती है जिसकी वजह से वर्केबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट मिक्स, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वर्केबिलिटी जो है वो समहाउ रिड्यूस भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट, मोड ऑफ कंपैक्शन, method of placement of concrete and method of transmission of concrete. So these are the factors that affecting the workability, that affecting the quality of concrete। इनको हम मजीद जो है वो डिटेल में आगे वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। ये कंक्रीट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपके मिड पोर्शन तक जो है वो कंप्लीट थ्योरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, तो सारी चीजें आपको जो है मजीद क्लियर होती जाएंगी। सो नाउ हाउ टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, आप किस तरह से वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछले जो फैक्टर्स थे वो इंक्रीज भी कर रहे थे और रिड्यूस भी कर रहे थे। कुछ फैक्टर जो हैं वो ऐड करने से या कुछ फैक्टर जो है वो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे थे, कुछ फैक्टर वर्केबिलिटी को कम कर रहे थे। यानी हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इंक्रीज वाटर टू सीमेंट रेशो, पानी को बढ़ा दो, वाटर टू सीमेंट रेशो को बढ़ा दो। इंक्रीज साइज ऑफ एग्रीगेट्स, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वेल ग्रेडेड एंड स्मूथ एग्रीगेट आपकी वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मिक्सिंग टाइम बढ़ा दो, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजिंग द मिक्सिंग टेम्परेचर, मिक्सिंग के टाइम पे टेम्परेचर इन द कंक्रीट आप बढ़ा दो, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। यूज ऑफ नॉन पोरस एंड सैचुरेटेड एग्रीगेट, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। सैचुरेटेड कहने का मतलब एसएसडी कंडीशन में एग्रीगेट, यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राइड कंडीशन एग्रीगेट, जिसके अंदर पानी एग्रीगेट का जो मॉइस्चर कंटेंट है या वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट है वो आपने ऑलरेडी वाटर एब्जॉर्प्शन आपने एग्रीगेट को पानी पिला रखा है, वो वेट एग्रीगेट है जिसकी वजह से जो है वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। विद द एडिशन ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर्स जो एयर बबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंक्रीट के अंदर उनकी वजह से भी वर्केबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। So now we have a compaction factor test।
अब कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के अंदर एपैरेटस कौन से यूज होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का, इसको तमाम चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। Compaction factor test basically was developed in UK by a Glenn Weil, one of the researcher, one of the civil engineer in 1947. He invented this method of compaction factor test, and it is measure the degree of compaction. ये बेसिकली कॉम्पैक्शन कंक्रीट की डायरेक्टली मेजर करता है बाय कॉम्पैक्शन फैक्टर, जिसकी वजह से कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इसको कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है जो असेंबली बनाई गई है, जो कंपैक्शन फैक्टर की जो एपैरेटस की असेंबली है वो एक सर्टेन हाइट से कंक्रीट को ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से जब कंक्रीट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप होता है और दूसरे हॉपर के अंदर आता है तो कंक्रीट की एक फॉलिंग हाइट की वजह से उसके अंदर एक कंपैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से हम एक कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं, जो कि अगर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू नॉर्मल वेट कंक्रीट की लाइक कर रही होती है 0.8 से लेके 0.92 के दरमियान। ये फैक्टर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हमारा पर्पस होता है कंपैक्शन फैक्टर को एक सर्टेन फ्री फॉल हाइट से कंक्रीट को गिराते हैं इक्विपमेंट के अंदर ही, और उससे हमें एक फैक्टर मेजर होता है, वो किस तरह से हम मेजर करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये आपका कंपैक्शन फैक्टर इक्विपमेंट है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक हॉपर या एक जो ट्रॉवल है वो ऊपर सरफेस के ऊपर है, एक आपका जो है वो बीच में है और एक नीचे आपका एक सिलेंडर नजर आ रहा है जिसका बॉटम जो है वो ऑलरेडी बॉटम साइड जो है वो क्लोज होती है। तो इसके अंदर इक्विपमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, ट्रॉवल्स चाहिए, हैंड स्कूप्स चाहिए, हैंड स्कूप बेसिकली, और ये जो हॉपर्स हैं इन हॉपर्स के नीचे जो इनकी ओपनिंग होती है वो फिक्स ओपनिंग होती है, यानी कि आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं और एक सर्टेन झटके के साथ आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो रॉड ऑफ स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल जिसका 1.6 सेंटीमीटर डाया हो और 61 सेंटीमीटर हाइट जो कि आप कंपैक्शन पर्पस के लिए यूज करते हो, उसके बाद आपको एक बैलेंस चाहिए जिसके जरिए से आपने वेट भी रिकॉर्ड करना है। तो ये तमाम जो इक्विपमेंट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले होपर को कंक्रीट को फिल करते हैं और नीचे इसका जो ढक्कन नजर आ रहा है इस ढक्कन हमारा क्लोज होता है। जब ये हॉपर फिल हो जाता है तो उसके बाद हम इस ढक्कन को सर्टेन हाइट से एकदम से ओपन कर देते हैं। नीचे वाले जो हॉपर है सेकंड वाला ये क्लोज होता है इसका ढक्कन, और सारी कंक्रीट एक सर्टेन हाइट से गिर के ये हॉपर फुल हो जाता है। और इसी तरह से हम दूसरा जब ओपन करते हैं तो ये सारा कंक्रीट आपका इस कंप्लीट सिलेंडर के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद हम सिलेंडर का उठा के एक वेट मेजर करते हैं। आगे प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का डिटेल्ड प्रोसीजर गिवन है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं या हमारी पूरी कोशिश होती है कि इक्विपमेंट जो है वो क्लीन हो, साफ हो। उसके बाद तमाम हॉपर्स को और सिलेंडर को हम पानी के साथ वेट कर देते हैं। पानी के साथ वेट करने के बाद हम कंक्रीट को जो है वो टॉप आपका जो वेट बैलेंस होता है उस बैलेंस के ऊपर आप क्या करते हो कि कंप्लीट जो बॉटम सिलेंडर है नीचे वाला एम्प्टी उसका एक वेट कर लेते हैं, खाली का अपना वजन हो जाता है। उसके बाद हम असेंबली के अंदर फिट कर देते हैं। दोनों हॉपर्स जो ऊपर वाले हैं उन दोनों का नीचे की तरफ से जो ओपनिंग है उसको हम नट टाइट करके क्लोज कर देते हैं, दोनों ओपनिंग्स को। सिलेंडर को फिक्स किया, ऊपर वाला जो हॉपर है सबसे ऊपर वाला उसको हम हाई उसके अंदर कंक्रीट को फिल करते हैं 3 लेयर्स के अंदर विद कॉम्पैक्शन 25 टाइम्स ईच लेयर। तो तमाम चीज़ें करने के बाद जब पूरा कंप्लीट जो हॉपर फिल हो जाता है तो सर्टेन झटके के साथ एक जर्क के साथ आप उसको ओपन कर देते हो पहले हॉपर को। सारा कंक्रीट उस हाइट से ड्रॉप हो जाता है दूसरे हॉपर के अंदर। इसी तरह से दूसरे हॉपर का नीचे से आप ढक्कन ओपन करते हो तो कंक्रीट आपका ड्रॉप हो जाता है नीचे वाले सिलेंडर के अंदर, और कंक्रीट जैसे ही नीचे वाले सिलेंडर के अंदर आ जाता है हम उसका एक वेट रिकॉर्ड करते हैं। और वेट जब एम्प्टी वेट था उस एम्प्टी वेट को हम माइनस करके एक रेशो डेवलप करते हैं, वो रेशो और फार्मूलाज वगैरह हम आगे डिस्कस करते हैं। जब ये हमारे पास हाइट से ड्रॉप हुआ कंक्रीट तो यहाँ पे हम इस सिलेंडर का अपना एक वेट कर लेते हैं और उसी सिलेंडर को फिर खाली करके हम दोबारा कंप्लीटली फिल करते हैं 3 लेयर्स के अंदर और फुल्ली कॉम्पैक्टेड करके जो है वो उसका अपना वजन लिया जाता है। अब आपके पास एक फुली कॉम्पैक्टेड लोड था और एक सर्टेन हाइट से जो कंक्रीट गिरा था उसका अपना वजन था, तो वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड यानी जो मशीन से पहला वाला वजन आया वो हमारा ऊपर वैल्यू रखते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से, तो आपके पास एक रेशो डेवलप हो जाता है। और वो रेशो कंपैक्शन फैक्टर का अगर 0.78 आता है तो आपका स्लंप जो है उस कंक्रीट का माना जाएगा 0 to 25 मिलीमीटर और वर्कबिलिटी होगी वेरी लो। अगर आपका कंपैक्शन फैक्टर 0.85 आता है
तो आपका जो स्लम्प है वो 25 टू 50 मिलीमीटर है और लो वर्केबल कंक्रीट कहलाएगा, जो कि आप फाउंडेशंस वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो। पहला जो टाइप है वो रोड वगैरह पेमेंट्स वगैरह में होता है। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.92 आती है तो उसकी स्लम्प वैल्यू मानी जाएगी 25 टू 100 मिलीमीटर और मीडियम वर्केबल कंक्रीट ये कहलाता है। उसके बाद ये रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 आता है तो उस केस के अंदर स्लम्प वैल्यू मानी जाएगी 100 से 175 मिलीमीटर्स और आपका जो वर्केबल कंक्रीट है वो हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट कहलाएगा, जिसको आप हाई रीइंफोर्समेंट जोन्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्पैक्शन फैक्टर की जो डिटेल्स थी, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू, सैंबल और जो हमारे पास फैक्टर है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसको हम स्लम्प के साथ और वर्केबिलिटी के साथ किस तरह से कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास मेथड है वेबेटाइम मेथड, जिसको वेबे कंसिस्टेंट मेथड भी कहा जाता है। वेबेटाइम बेसिकली वेबे एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये मेथड डेवलप किया था। इट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द टाइम कॉल्ड वेबेटाइम needed to transfer the shape of concrete mix from a frustum cone to a cylinder। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये आपको एक कोन नजर आ रहा है, एक नीचे आपका जो असेंबली नजर आ रही है नीचे वाली ब्लू कलर के अंदर, ये नीचे वाला एक वाइब्रेटर है और वाइब्रेटर के ऊपर जो है ये एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर और सॉरी सिलेंड्रिकल एक बड़ा सिलेंडर है, सिलेंडर शेप के अंदर। और इस सिलेंडर के अंदर ये जो ब्लैक कलर में कोन नजर आ रहा है ये सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। अब सिलेंडर के अंदर हम क्या कोन रख के कोन को हम फिल करते हैं। कोन को फिल करने के बाद जैसे ही 3 लेयर्स के अंदर कोन फिल हो गया हम कोन को रिलीज करते हैं और ये डिस्क जो नजर आ रही है इस डिस्क को हम उस कोन के टॉप सरफेस के ऊपर रख के वाइब्रेटर को ऑन कर देते हैं। और जैसे ही आपका वाइब्रेटर ऑन होता है ये कोन जो है उसको डिस्क जो है ये वाइब्रेटिंग डिस्क इसको नीचे की तरफ प्रेस करता हुआ आएगा। वाइब्रेशन की वजह से कंक्रीट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट ये बेसिकली प्रेस नहीं करता, ये नीचे की तरफ आता जाएगा कंक्रीट के साथ साथ ये डिस्क। अब जब कंक्रीट आपका ये डिस्क सिलेंडर के अंदर कंक्रीट फिल हो जाएगा तो कंक्रीट की जो सीमेंट की पेस्ट है वो इस डिस्क के ऊपर आ जाएगी। तो जैसे ही डिस्क के ऊपर तक आती है वाइब्रेटिंग टेबल चलाने के बाद से लेके इस डिस्क के ऊपर तक जो सीमेंट पेस्ट आती है तब तक जो टाइम रिकॉर्ड होता है ये टाइम बेसिकली वेबे टाइम कहलाता है। इसका डिटेल में प्रोसीजर आगे वाली स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन्ड है। apparatus के अंदर हमें सिलेंड्रिकल कंटेनर चाहिए जो कि 240 मिलीमीटर उसकी जो है वो डायमीटर है और हाइट 200 मिलीमीटर है। आपको मोल्ड चाहिए, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट डिस्क चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्क है अटैच टू अ रॉड विच स्लाइड्स वर्टिकली, जो कि आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। वाइब्रेटिंग टेबल 380 बाय 260 मिलीमीटर का ये भी हमारे पास है जिसके ऊपर हम सेट कर देते हैं। उसके बाद हमें रबर शॉकर्स वगैरह चाहिए जो कि वाइब्रेटिंग टेबल के साथ ऑलरेडी अटैच होते हैं। टेम्पिंग रॉड चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच से हम जो है वो टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। आगे डिटेल में प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया कि जो सिलेंडर था उसके अंदर हम कोन रखते हैं, कोन को 3 लेयर्स के अंदर कंक्रीट फिल की जाती है। फिल करने के बाद हम कोन को निकाल देते हैं। कंक्रीट का जो फ्रेश कंक्रीट का कोन बचा उसके ऊपर से रॉड या डिस्क वाली जो डिस्क है उसको स्लाइड करके उसके ऊपर रख के हम वाइब्रेटिंग टेबल ऑन करते हैं और साथ में ही स्टॉप वॉच चला देते हैं। अब वो डिस्क कंक्रीट के साथ साथ नीचे होता होता नीचे सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और कंक्रीट की पेस्ट जो है वो उस डिस्क के ऊपर आ जाएगी। जब तक कंक्रीट की पूरी डिस्क कवर नहीं होती तब तक हम टाइम चलने देते हैं और जैसे ही टाइम आपका उस डिस्क को कवर कर लेता है तो दैट टाइम बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ वेबे टाइम और उस वेबे टाइम को भी कॉम्पैक्शन फैक्टर की तरह हम फिर कन्वर्ट करते हैं वर्केबिलिटी एंड जो है वो स्लम्प वैल्यूज के अंदर। सो नाउ वी हैव अ कंक्रीट सेग्रीगेशन। Segregation basically is defined as a separation of particles। इसके अंदर कंक्रीट को जब हम लगाते हैं या फ्रेश स्टेट में जब हम मिक्स कर रहे होते हैं, पानी हमने ऐड कर दिया तो पार्टिकल जो बड़े पत्थर होते हैं अगर उनको आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे तो बड़े पत्थर नीचे लग के फैलना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इज अ सेग्रीगेशन इज व्हेन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट बिकम सेपरेटेड। बड़े पार्टिकल सेपरेट हो जाए सीमेंट पेस्ट और फाइन एग्रीगेट से या फाइन एग्रीगेट सेपरेट हो जाए सीमेंट पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट से, तो दिस मेथड बेसिकली इज नोन एज अ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मे हैपन व्हेन द कंक्रीट इज मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड और कंपैक्टेड। ये चारों प्रोसीजर या चारों प्रोसेसेस के दौरान जो है वो सेग्रीगेशन के चांसेस अपीयर होते हैं। सेग्रीगेशन मेक्स कंक्रीट वीकर, लेस ड्यूरेबल एंड विल हैव अ पुअर सरफेस फिनिश। जब आप
फॉर्म वर्क ओपन करते हो तो फॉर्म वर्क ओपन होते ही कंक्रीट का जो लुक है वो बड़ा पुअर नजर आता है। तो कंक्रीट आपका या तो बहुत ज्यादा सूखा हुआ हो, ड्राई हो, स्टिफ ड्राई हो या स्लॉपी हो, दोनों केसेस के अंदर सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें बड़ा ही एहतियात के साथ कंक्रीट को चलाना होता है और जब हम मिक्स कर रहे होते हैं हमें एहतियात बरतनी होती है ताकि सेग्रीगेशन वगैरह अपीयर ना हो। सेग्रीगेशन के बेसिकली दो मेजर टाइप्स हैं, एक कोर्स सेग्रीगेशन है, दूसरा फाइन सेग्रीगेशन है। कोर्स सेग्रीगेशन के अंदर जब आपके कोर्स एग्रीगेट बड़े पत्थर जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फाइन एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट से सेपरेट हो जाते हैं, so that method या that thing basically is known as a coarse segregation। फाइन सेग्रीगेशन के अंदर समटाइम्स हम क्या करते हैं कि ऐसा कंक्रीट बनाते हैं जिसमें कोर्स एग्रीगेट की तादाद या मिकदार बहुत कम होती है, तो फाइन एग्रीगेट सेपरेट हो जाए कोर्स और सीमेंट की पेस्ट से, तो दैट थिंग बेसिकली विल बी कंसीडर एज अ फाइन सेपरेशन या फाइन सेग्रीगेशन। तो कहने का मकसद कि कोर्स सेग्रीगेशन यानी कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जाना, फाइन सेग्रीगेशन यानी फाइन एग्रीगेट सेपरेट हो जाना कंक्रीट के सीमेंट पेस्ट से या मिक्सचर से। अब समटाइम्स हम सेग्रीगेशन कहते हैं जनरल, ताकि उसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, कोर्स सेग्रीगेशन और फाइन सेग्रीगेशन दोनों चीजें आ जाती हैं कि दोनों चीजें जो है वो सीमेंट पेस्ट से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से पुअर फिनिश अपीयरेंस नजर आती है, कंक्रीट लेस वर्केबल एंड लेस ड्यूरेबल कंक्रीट बनता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होती है और रिड्यूस होती है। सो नाउ हाउ टू अवॉइड सेग्रीगेशन, हम सेग्रीगेशन को किस तरह से रोक सकते हैं या सेग्रीगेशन को हम किस तरह से जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। चेक द कंक्रीट इज नॉट टू वेट और नॉट टू ड्राई, कि बहुत ज्यादा सूखा हुआ मटेरियल ना हो और बहुत ज्यादा स्लॉपी या वेट मटेरियल ना हो, पानी की तादाद बहुत ज्यादा ना हो। मेक श्योर द कंक्रीट इज प्रॉपर्ली मिक्स्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंक्रीट इज मिक्स्ड एट द करेक्ट स्पीड इन द ट्रांजिट मिक्सर, कि जो मिक्सर वगैरह आप यूज कर रहे हो वो अप टू द मार्क होने चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर जो है वो कैलिब्रेशन हुई हुई इक्विपमेंट के अंदर, इस तरह से ना हो कि वो बिल्कुल ये गोली की तरह स्पीड के साथ आपको मिक्स करके दे रहा है मटेरियल, तो उसके इसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड एज सून एज पॉसिबल, कि अगर आप कंक्रीट को कोई भी तगारी होती है या पान होता है उसके अंदर आप कंक्रीट को फिल करके 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उस तगारी को या पान को आप रख दो, तो क्या होता है कि पानी जो है सारा कंक्रीट का निकल के टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसके नीचे सीमेंट आ जाता है, फिर सैंड आ जाती है और पत्थर जो है वो बड़े बड़े नीचे रह जाते हैं। तो जब आप लगा रहे हो तो लगाने और मिक्स करने का जो टाइम है दोनों के दरमियान वो बहुत ही कम होना चाहिए। सो व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द मिक्स लोड केयरफुली आपने लोड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल्स को। ऑलवेज पोर न्यू कंक्रीट इनटू द फेस ऑफ कंक्रीट ऑलरेडी इज प्लेस्ड, क्या आप कंक्रीट को जब लगा रहे हो तो जहां पे कंक्रीट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी एक चीज आप फिक्स फिल करते हुए आ रहे हो, तो कंक्रीट का फेस जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे उसके ऊपर आराम से उतारना है, एक सर्टेन हाइट से। ड्रॉप ऑफ कंक्रीट जो है वो 1 मीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 3 फीट है, तो आपने एहतियात से उतारना है। सो व्हेन कंपैक्टिंग विद अ पोकर वाइब्रेटर बी श्योर टू यूज इट केयरफुली, अगर आप वाइब्रेटर वगैरह यूज कर रहे हो तो उस केस के अंदर भी आपने केयरफुल रहना है, एहतियात से रहना है। वाइब्रेटर एक ही जगह के ऊपर आपने ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करना, क्योंकि वाइब्रेटर जो है वो उसके ब्लीडिंग या पानी जो है वो टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बंदा ट्रॉली जो है वो कंक्रीट की उतार रहा है, तो उतारने के लिए जो कंडीशन है कि जहाँ पे पहला कंक्रीट लगा हुआ है उसके टॉप सरफेस के ऊपर जाके उतारो, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट ना हो पाए। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑलवेज पोर लाइक दिस, कि आपका जो कंक्रीट है वो आपका जो मिक्सर है उससे डायरेक्ट एक सर्टेन हाइट के ऊपर, नीचे वाली पिक्चर देखें, एक हाइट के ऊपर से कंक्रीट को ड्रॉप कर रहा है और वो पानी की तरह से बहता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही हाइट से गिरता है बड़े पत्थर जो है वो नीचे टकरा के फैलना शुरू हो जाएंगे, तो आपने नीचे करके उसको आराम से उतारना है ताकि जो फॉलिंग हाइट है वो कम से कम रहे। अदरवाइज जो आपको सैंपल नजर आ रहा है कंक्रीट का, ये वाली अपीयरेंस आपको नजर आएगी इन रियल इंडस्ट्री या रियल लगाने के बाद। उसके बाद एंड द डिफेक्ट बेसिकली इज कंक्रीट ब्लीडिंग। अब कंक्रीट ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, दिस रेफर्स टू अपीयरेंस ऑफ वाटर अलोंग विद सीमेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट, कि अगर आप कंक्रीट को फ्रेशली प्लेस करते हो तो पानी जो है या सीमेंट का जो पेस्ट है वो पानी के साथ मिक्स होके वो टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो फ्लो करना शुरू कर देता है या बहना शुरू कर देता है। दिस थिंग बेसिकली इज नोन एज अ ब्लीडिंग वाटर, जिसको हम कंक्रीट ब्लीडिंग कहते हैं। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्स और ड्यू टू एक्सेसिव कंपैक्शन,
या तो आपका पानी का तादाद बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पैक्शन कर देते हो, जिसकी वजह से कंक्रीट का जो पानी है वो टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस चीज़ को बेसिकली हम जो है वो ब्लीडिंग कंसीडर करते हैं। ब्लीडिंग काजेज फॉर्मेशन ऑफ पोर्स एंड रेंडर्स द कंक्रीट वीकर, कि आपका जो सीमेंट पेस्ट है वो बारीक पार्टिकल सीमेंट पेस्ट पानी के साथ मिलके वो टॉप सरफेस के ऊपर आ गया, सीमेंट के पार्टिकल सारे, तो वो नीचे कंक्रीट के अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, ना सीमेंट होगा ना बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से एक वीकर मिक्सचर डेवलप होता है। और तो हमने वेरी वेरी केयरफुल रहना है वाइल कंसीडरिंग, वाइल मिक्सिंग, वाइल कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट, और मिक्सिंग के दौरान भी और कॉम्पैक्शन के दौरान भी पानी का कंटेंट कम से कम हो, ताकि कंक्रीट जो है वो एक ड्यूरेबल और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बन सके। तो कंक्रीट ब्लीडिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑल फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट ब्लीड्स, हर फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट जो है वो ब्लीड करता है, या उसका जो पानी है वो सीमेंट पार्टिकल के साथ टॉप सरफेस के ऊपर आता है। As aggregate and cement particles settle, they force excess mixing water upward. The process continues until settlement stops, either because of solid bridging or because the concrete has set. जैसे हम कहते हैं कि पत्थर है, पत्थर के पार्टिकल्स वगैरह आप किसी भी एक मटका है, उसको पानी का आधा भरा हुआ, उसके अंदर आप फेंकते जाते हो तो पत्थर आपके नीचे बॉटम के अंदर बैठते जाते हो और पानी टॉप सरफेस के ऊपर, पानी की लेवल जो है वो बढ़ती जाती है। तो कंक्रीट के अंदर भी यही मैकेनिज्म डेवलप होता है। जब डीपर सेक्शंस होते हैं, कंक्रीट डीपर होता है, तो उसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो अपने हैवी वेट की वजह से नीचे की तरफ बैठना शुरू करते हैं और वो पेस्ट को और पानी को ऊपर वाले सरफेस के ऊपर धकेलना शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से जब पानी ऊपर की तरफ बहता है तो वो सीमेंट पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर के सरफेस के ऊपर ले आता है, जिसको बेसिकली हम ब्लीडिंग कहते हैं। The total amount of bleeding or settlement depending on the mixed properties, primarily water content and amount of fines. अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट, जिसके अंदर फाइन सीमेंट पार्टिकल्स भी आ गए, फाइन एग्रीगेट भी आ गया, प्राइमरली वाटर कंटेंट भी आ गया। तो कोर्सर पार्टिकल जैसे ही बैठते जाएंगे वो फाइन पार्टिकल्स को पानी के साथ ऊपर की तरफ धकेलते हैं। दिस प्रोसेस बेसिकली इज नोन एज अ ब्लीडिंग प्रोसेस। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग इन डीप सेक्शन? जब आपके पास एक डीपर कॉन्क्रीट हो, कोई वाइडर सेक्शंस हैं, डीपर सेक्शंस हैं, डैम्स हो गए, मेगा स्ट्रक्चर्स हो गए, तो जब आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है किसी भी डीप सेक्शन के अंदर, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होती हैं? समटाइम्स ब्लीड वाटर कांट एंटायरली एवापोरेट, वो एवापोरेट तो नहीं हो सकता, टॉप सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा पानी और सीमेंट की पेस्ट इकट्ठी हो गई तो वो एवापोरेट को तो चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बिकॉज इट हैज बीन ट्रैप्ड नियर द टॉप सरफेस बाय सेटिंग, कि कंक्रीट का जो टॉप सरफेस था, सीमेंट की पेस्ट और ऊपर वाले रीजन के अंदर वो पानी और सीमेंट पेस्ट फंस जाते हैं। दिस रेजेस द वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी एंड लोअर्स द स्ट्रेंथ, कि वहां पे पानी का कंटेंट ऊपर वाली लेयर के अंदर सीमेंट भी बहुत ज्यादा आ गया, पानी भी बहुत ज्यादा आ गया, तो इस वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, पानी की वजह से पोर्स भी डेवलप होते हैं और ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन फ्लेट वर्क, फ्लेट वर्क के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होता है? नेवर फ्लोट और ट्रैवल कंक्रीट व्हाइल देयर इज अ ब्लीड वाटर ऑन द सरफेस, कि अगर सरफेस के ऊपर ब्लीड वाटर है, कंक्रीट को हिलाओ नहीं, इधर उधर ना करो, उसको जो है वो ट्रैवल नहीं करना, उसको फ्लोट नहीं करना पानी को। दैट्स व्हाई द कार्डिनल रूल ऑफ फिनिशिंग, cardinal rule of finishing is applied. Finishing before bleed water has evaporated can cause dusting, cracking, basically crack, scaling, and lower wear resistance. Working bleed water into the surface also increases permeability. क्या आपने उसको फ्लोट नहीं कराना पानी को, अगर पानी को एवापोरेट होने देते हो तो वहां पे टॉप सरफेस के ऊपर सीमेंट के पार्टिकल्स जो आ गए वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते, वो एक रस्ट, एक डस्ट सा एक बन जाता है, पार्टिकल सारा इकट्ठा होके वो आखिर में जो है वो उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती कंक्रीट के साथ, और वो स्केल ऑफ होके उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वो क्रैकिंग होना शुरू हो जाते हैं, वियर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज कंक्रीट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन डिफेक्ट्स, आगे हम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे इन चीजों के अंदर। ये बहुत ही वाइडर एरियाज है, इनके अंदर हमने मजीद आगे भी डिटेल में डिस्कस करने हैं चीजों को। सो हाउ टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? एक्सेस ब्लीडिंग कैन बी अवॉइडेड बिकॉज डोंट एड टू मच वाटर इनटू द कंक्रीट मिक्सचर, कि कंक्रीट मिक्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी ऐड ना करो। अगर डीप सेक्शंस हैं, मिक्स जो है वो स्टिफर मिक्स प्रीफर करो वहां पे।
Most of the water added to the make placing easier bleeds out of the concrete, कि प्लेसिंग को आसान बनाने के लिए, काम को आसान करने के लिए हम ज्यादातर पानी ऐड करते हैं, लेकिन वो पानी जो है वो बह जाता है, ब्लीड आउट हो जाता है आउटर सरफेस के ऊपर। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको पानी के बजाय सुपर प्लास्टिसाइजर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हमने वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है तो सुपर प्लास्टिसाइजर के जरिए करनी है, ना कि जो अपना पानी के जरिए से। यूज मोर फाइनली ग्राउंडेड सीमेंट पार्टिकल्स, आप एडिशनल या ज्यादा सीमेंट पार्टिकल्स यूज करो जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा ग्राउंड फाइन सीमेंट्स हैं। टाइप 3 सीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एट द सेम मिक्स कंटेंट रिच मिक्सेस ब्लीड्स लेस देन लीन मिक्सेस। अगर आप सीमेंट का कंटेंट इंक्रीज कर देते हो, पानी का ओवरऑल रेशो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग वाटर भी कम जनरेट होता है। फ्लाई ऐश और अदर पोजोलिनास भी हम यूज कर सकते हैं कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग वाटर को या ब्लीडिंग को कम करने के लिए। फॉर एयर एंड ट्रेन कंक्रीट यूज मैक्सिमम अलोएबल अमाउंट ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग, के एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि जिसकी वजह से एयर बबल्स इंट्रोड्यूस जाते हैं कंक्रीट के अंदर और कंक्रीट जो है वो कंप्लीट करता है। इफ कंक्रीट सैंड डोंट हैव मच मटेरियल पासिंग थ्रू number 50 and 100 sieves bleed in a fine below sand at a बैचिंग प्लांट, कि अगर सैंड के बारीक पार्टिकल्स नंबर 50 और 100 के कम है कंक्रीट के अंदर तो कंक्रीट जो है वो आपका ब्लीड आउट करता है। यानी कि इन शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि सीमेंट पार्टिकल्स और फाइनर सैंड जो है वो ज्यादा ऐड करने से ब्लीडिंग वाटर जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है। सो नाउ वी हैव अ डेंसिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट की डेंसिटी बेसिकली इज रिजेंबलिंग द प्रॉपर्टी एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कंक्रीट का किसी भी कंटेनर जिसका आपको वॉल्यूम पता है, उसके अंदर कंक्रीट को फिल करो और वेट करो। वेट करने के बाद एम्प्टी कंटेनर का वेट उसमें से माइनस करके हम ओवरऑल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग एज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर डेंसिटी फ्रेश स्टेट के अंदर है तो हम बकेट या कोई भी सिलेंडर या कंटेनर यूज करते हैं। अगर हार्ड स्टेट के अंदर है तो वहां पे कंक्रीट का कोई भी मोल्ड या क्यूब सिलेंडर वगैरह मोल्ड से बाहर निकला हुआ हार्डन स्टेट के अंदर उसका वेट करके उसकी वॉल्यूम ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल के उसका रेशो लेते हैं तो हमें डेंसिटी की वैल्यू मिल जाती है। नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट जो है वो डेंसिटी होती है उसकी हार्डन कंक्रीट की वो 2300 से लेकर 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के दरमियान जो है वो वेरी कर रही होती है। फ्रेश स्टेट के अंदर डेंसिटी जो है वो हायर होती है क्योंकि कंक्रीट के अंदर पानी का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। सो नाउ वी हैव इफेक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर ऑन वर्केबिलिटी। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो वर्केबिलिटी या स्लम्प की जो वैल्यूज हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे आप ग्राफ्स के अंदर भी देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पहले ग्राफ के अंदर, तो आपके पास जो है वो वर्केबिलिटी भी रिड्यूस होती जा रही है। सो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट स्टिफेंस विद टाइम। कंक्रीट टाइम के साथ साथ हार्ड होता जाता है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग की बात नहीं कर रहे हम। इट इज सिंपली दैट सम वाटर फ्रॉम द मिक्स इज absorbed by the aggregate if not saturated. Some is lost by evaporation, particularly if the concrete is exposed to sun or wind. The some water is removed by the initial chemical reaction. क्योंकि पानी जब हम ऐड करते हैं, कुछ पानी पत्थर पी जाते हैं, कुछ पानी सैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पानी एवापोरेट हो जाता है, तो जैसे ही टाइम के साथ साथ पानी का अमाउंट कम हो जाता है तो वर्केबिलिटी आपकी ऑफ कोर्स रिड्यूस होती जाती है। सो द कंपैक्शन फैक्टर डिक्रीजेस बाय अप टू 0.1 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 आवर फ्रॉम द मिक्सिंग। अगर आप कंपैक्शन फैक्टर परफॉर्म कर रहे हो तो फैक्टर जो है वो 0.1 रिड्यूस हो जाता है तकरीबन 1 घंटे के बाद। So the exact value of the loss in workability depends on several factors. Workability सिर्फ टाइम एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हायर द इनिशियल वर्केबिलिटी द ग्रेटर द स्लम्प लॉस। अगर इनिशियल वर्केबिलिटी ज्यादा है तो स्लम्प लॉस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, द रेट ऑफ लॉस ऑफ स्लम्प इज हायर इन रिच मिक्सेस। रिच मिक्सेस के अंदर स्लम्प लॉस का जो रेशो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फर्दरमोर द रेट ऑफ लॉस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट यूज। द रेट इज हायर व्हेन द अल्कली सीमेंट इज हाई एंड व्हेन द सल्फेट कंटेंट इज टू लो। अगर अल्कलीज और टाइप ऑफ सीमेंट के हिसाब से भी वर्केबिलिटी वगैरह भी अफेक्ट होती है। टेम्परेचर के हिसाब से तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, वर्केबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम चीजें थी। मजीद इनको इसी लेक्चर्स को, इसी तरह के टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।